उसे एक ब्रांडेड वॉलेट मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें बैंक नोटों की एक प्लेट थी। उसने शांति से अनुमान लगाया और फिर उसने अपने दोस्तों से उसके साथ जाने को कहा। उन्होंने एक खाली सीट ढूंढी और बैठ गए। दोस्त ने सिर हिलाया। उसने अपने दोस्त को 200 युआन दिए और फिर अपने बटुए को देखना जारी रखा। उसे जॉन का एक आईडी कार्ड, एक एक्सपायर हो चुकी पशु लॉटरी टिकट और एक चाबी मिली। ये सब उसके बटुए में थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह भविष्य में करोड़पति बन गया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में पुलिस आ गई। पुलिस ने बताया कि उन्हें पता चला कि अड्डे पर मौजूद प्रत्येक आवारा व्यक्ति के बटुए में 20 युआन थे, इसलिए उनसे और पैसे डालने को कहा गया। वहाँ एक अतिरिक्त 1000 युआन है। वह लड़के की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और जियादुओं ने उनके बटुए को उजागर नहीं किया। बस जब पुलिस असहाय महसूस कर रही थी और जाने वाली थी, तो रेस्तरां की बूढ़ी महिला ने खुद को उजागर कर दिया। लेकिन सौभाग्य से पुलिस ने इसे इग्नोर कर दिया और मुंह फेर लिया। शाम को जियादुओं ने 1000 युआन के लिए अपना बटुआ सौंपने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राफेल ने मना कर दिया। बटुए में कई सौ युआन थे और फिर पुलिस ने 1000 युआन की पेशकश की। ये स्पष्ट था कि वे कुछ और चाहते थे। इसके अलावा पुलिस भी ऐसा कर सकती थी। आज कीमत 1000 रखी गई है और कल इसे बढ़ाकर 2000 किया जा सकता है। वैसे भी अभी उपनगरों में जाने का सही समय नहीं है। इस डर से कि पुलिस घर लेने आएगी, उसने बटुआ घर में रखने का फैसला किया। एक सुनसान जगह। वे खराब तरीके से स्थापित पूल में कूद गए। मैं सीवर के अंत तक चला गया और सीवर के अंदर एक पतला लड़का था, क्योंकि उसका घर हर दिन बदबूदार और खाली रहता था और वह एक घिनौनी त्वचा की बीमारी से पीड़ित था, इसलिए कोई भी उसके घर की तलाशी लेने नहीं आता था। फिर शूदी ने 500 युआन की टिप मांगी। जाहिर है उसने पुलिस से ये भी सुना था कि राफेल नहीं कर सकता अपने शेर के बड़े प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए। उसने अपना बटुआ उठाया और चूहों के देश से जाने के लिए तैयार हो गया। उसने फिर कहा, उफ, आओ तुम कहो। नहीं, ये है। इस तरह वे तीनों ट्रेन से शहर चले गए। क्योंकि उन्हें पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर था, इसलिए उन्होंने एक ज्यादा एकांत भूमिगत मार्ग चुना। एक वेंटिलेशन छेद पर उन्होंने संबंधित लॉकर को देखा, लेकिन कैसे बचे पुलिस एक समस्या बन गई। अंत में जियादुओं ने स्वेच्छा से आगे आकर तिवांग से बाहर निकलकर एक राहगीर का बैग छीन लिया। यकीनन शोर सुनकर पुलिस आ गई। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्टोरेज रूम में जाकर कमर की चाबी से कैबिनेट खोली। दुर्भाग्य से कैबिनेट में सिर्फ एक पत्र था। उनके पास जांच करने का समय नहीं था। मैंने उपरोक्त सामग्री पढ़ी और जल्दी से घर वापस जाने वाली ट्रेन पर चढ़ गया। रफी ने खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और जोर से जियादुओं को पुकारा, जबकि वे दोनों उसे सांत्वना दे रहे थे। जब वे चिंतित थे तो जियादुओं अचानक दूसरी तरफ से बैठ गया। उन तीनों ने बिना किसी खतरे के ऑपरेशन पूरा कर लिया। जियादुओं ने अधीरता से पत्र लिया, लेकिन पाया कि ये सिर्फ हेक्सी द्वारा भेजा गया एक पत्र था और वे नहीं जानते थे ये पत्र उनकी किस्मत बदलने वाली है। ये पता लगाने के लिए कि पुलिस को ये पत्र क्यों पसंद आया, वे चर्च में घुस गए और पादरी के कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पत्र पर लिखे नाम की खोज की। उन्होंने पाया कि अपराधी एक वकील था जो मुकदमेबाजी में माहिर था, भ्रष्टाचार के खिलाफ कट्टरपंथी कार्यकर्ता। बाद में उन्हें मास्टरमाइंड ने जेल में डाल दिया। उसी समय पुलिस ने सभी श्रमिकों को पर्स की तलाशी के लिए बुलाया, लेकिन फ्रेड को पता चला कि जिन 2 बच्चों ने उससे पहले बात की थी वे काम पर नहीं आए थे। उन्हें तुरंत संदेह हो गया और उन्होंने उसी रात जांच के लिए किसी को भेजा। जब तक राफेल और गैडोट को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी से पादरी को ढूंढा और दोनों लोगों को पुलिस स्टेशन जाने में मदद की। पादरी ने फोटो निकाली और उस व्यक्ति के बारे में पूछा, लेकिन पुलिस ने उसकी बात अनसुनी कर दी। प्रशिक्षित पादरी लोहे के गेट पर लेट गया। उसने राफेल का नाम चिल्लाया। दोनों आदमी पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर असहाय होकर बैठे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रफी वहाँ नहीं है। फ्रेड उसे एक खाली सड़क पर ले गया और अपने आदमियों से उस पर काठी लगाने को कहा। उन्होंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और खाली सड़क पर गाड़ी रोक दी। राफेल का शरीर सांप की तरह बाएं दाएं झूल रहा था और बार बार पीछे की ओर उछल रहा था। जब पुलिस की गाड़ी रुकी तो वो पहले ही सिर पर चोट लगने और खून बहने के बाद बेहोश हो चुका था। फ्रेड ने धीरे से बटुए के बारे में पूछा। ये सवाल सुनकर उसने फिर चुप रहना ही बेहतर समझा। फ्रेड ने एक सांस ली और फिर अपने आदमियों को उसे ले जाने दिया। उसने उनसे कहा कि रफी को ट्रंक में डाल दो और उसे 1 घंटे तक प्रताड़ित करो। जब पुलिस ने फिर से ट्रंक खोला तो वो वहाँ से निकल गया। पहले से ही कमजोर रूप से उसके पास आ रहे थे और उसे बताया कि बटुए के मालिक हेक्सी को पहले ही उन्होंने मार दिया है। अगर राफेल नहीं बोलता तो वह मुसीबत में पड़ जाता, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने बटुए का ठिकाना बता दिया तो उसके दोनों साथी फंस जाएंगे। फ्रेड का अब और दिल नहीं था कि वह ऐसा करे और उसने तुरंत अधीनस्थों से पूछा। वह बस एक कार लेकर चला गया। पुलिस अधिकारी ने अपनी पिस्तौल उठाई, लेकिन अगले ही सेकंड में उसके पास स्थित नियंत्रण पैनल पर गोली चला दी। आखिरकार वे एक 14 साल के बच्चे को मारने का साहस नहीं जुटा सके,
इसलिए राफेल उसकी जान बचाने में सफल रहा। अगले दिन वह लुटेरों को सड़क किनारे मिला। वे उसे तुरंत चर्च ले गए। जब पादरी उसके घावों पर टाके लगा रहा था तो उसने उन्हें इशारा किया कि अगर उन्होंने बटुआ काटा है तो उन्हें उसे अभी सौंप देना चाहिए। मौका था। उन्होंने बटुए के पीछे के रहस्य के लिए अधिक भुगतान किया और यहाँ तक कि लगभग पुजारी के चले जाने के बाद कई लोगों ने खुद को असमंजस में पाया। उनका वर्तमान सुराग केवल गेंद के फाउल की प्रकृति थी। ऐसा लग रहा था कि ये समय था उन्हें खोजने में मदद के लिए विदेशी सहायता की आवश्यकता है। सहायक ने कहा कि राफेल ने 10 अंक बनाए और उसे मुकदमा चलाने और चेतावनी देने के लिए एक पेशेवर वकील की आवश्यकता थी, लेकिन आम वकील इसे लेने की हिम्मत नहीं करते। जियादुओं के पास एक वकील है, लेकिन अब वो जेल में है और बहुत उलझन में है। उन्होंने मदद के लिए उसे क्यों खोजा? जियादुओं ने असहाय भाव से उसे उत्तर दिया, सफेद, 2 सफेद, 2 काले, आप सफेद सफेद। तो सहायक सहमत हो गया और अगले दिन वो आशीर्वाद की सफेद पहचान के लिए जियादुओं का पालन किया। उन्होंने अभी भी गार्ड को आसानी से प्रवेश करने के लिए 500 युआन दिए, लेकिन सौभाग्य से उन्होंने नाम भी देखा। पहले तो दूसरे पक्ष ने उस पर भरोसा नहीं किया और सोचा कि वह पैसा कमाने के लिए यहाँ आया है। जब तक जियादुओं ने हेशी का नाम नहीं लिया तब तक बूढ़ा आदमी गंभीर नहीं हुआ। फिर जियादुओं ने मनोविज्ञान की सामग्री को पढ़ा। उसके बगल में बैठे सहायक को एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि कुछ साल पहले एक प्रसिद्ध महिला विरोधी नेता था। भ्रष्टाचार से लड़ना। संकेत सुनने के बाद बूढ़ा व्यक्ति बहुत उत्साहित हुआ और जल्दी से अपना विजय सूत्र निकाल लिया, लेकिन यू जिंग ने इनकार कर दिया क्योंकि अन्वेषण का समय बहुत लंबा था और कहा कि वे अगले दिन उसे लेने आ सकते हैं और फिर वह इसे सौंप देगा। उसे व्यक्तिगत रूप से बताना होगा। जियादुओं को बाइबल में क्या है ये पहले बताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक ठंडा पेज है। अध्याय 1 और 2 को पढ़कर आप आसानी से समझ जाएंगे कि कुछ लोग निश्चित रूप से एक अमियाजेत से खतरे पैदा करते हैं। इसी समय राफेल और उसके साथियों ने भी कुछ बढ़त हासिल कर ली थी और वह जमीन लेकर शहर के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। पता चला कि कल रात हत्या के दौरान उसने गलती से डिप्टी मेयर का नाम सुन लिया था। ये स्पष्ट था कि इस घटना का उससे कुछ लेना देना था, इसलिए वे दोनों डिप्टी मेयर के घर में घुस गए। कुछ सुराग खोजने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें घर के नौकर ने देखा, लेकिन जब उसने देखा कि उन्होंने बहुत ही खुले कपड़े पहने हुए हैं तो उसने तुरंत ज्यादा जिम्मेदारी महसूस की। उसने न केवल उन्हें रिपोर्ट नहीं किया बल्कि विनम्रतापूर्वक उन्हें बाहर भी निकाल दिया। अधिकारियों के बीच उन्हें पता चला कि हेशी कुलपति का शब्द भाई था, लेकिन उसने 2 दिन पहले कुलपति से करोड़ों की नकदी और गिल्ड अकाउंट बुक चुरा ली थी। इसके बाद उसने उन्हें रेफ्रिजरेटर में रख दिया और चलो इसे ले चलते हैं दूसरे दिन में। चोरी इस तरह से की गई थी। रात को सभी ने अगली योजना पर चर्चा की और पाया कि केवल बाइबल प्राप्त करके ही वे रेफ्रिजरेटर पा सकते हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी ने जाने से पहले बदले में 1000 युआन मांगे। इससे सभी लोग आश्चर्य से सहायक की ओर देखने लगे, लेकिन सहायक ने उसे रोक दिया। इतने पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि पहले उनकी कहानी रिकॉर्ड करें और फिर कोई समाधान खोजें। इस समय सभी को नहीं पता था कि डिप्टी मेयर को खबर मिल गई है कि वे जेल चले गए हैं। उन्होंने जल्दी से फ्रेड को फोन किया। नॉट बच्चों से निपटने के काफी समय बाद राफेल ने बाहर पुलिस की आवाज सुनी और वे तीनों सहायक को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन दुर्भाग्य से सहायक पकड़ा गया और पुलिस भी। पूरा चर्च नष्ट हो गया और घुसपैठिए बेघर हो गए। हताश होकर वे पादरी के कमरे में घुस गए और उसकी अलमारी में रखी नकदी चुरा ली। अधिक धनराशि मिलने पर वे अंततः इसे वापस पा सकेंगे। दूसरे दिन जियादुओं ने यूजिंग से मुलाकात की, लेकिन जैसे ही उसे जीत मिली और वह जाने वाला था, यूजिंग ने खड़े होकर उसे पकड़ लिया। सादे कपड़ों में मौजूद अधिकारी अब छिप नहीं पाए। जियादुओं ने हाई प्रोफाइल चेतावनी निकाली और फिर उसका इस्तेमाल किया रसोई के इलाके से छत पर भागने के बाद, और फिर पुलिस को शेंगजिन को पानी पिलाते हुए उन्होंने तुरंत अपना लक्ष्य बदल दिया और उसका पीछा किया। रफी कार में चढ़ गया और उससे आगे निकल गया। बाइबल को कार में फेंक दिया। इस तरह उनमें से 3 को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस समूह के व्यवहार से नाराज थी। उन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन रफी ने उन्हें खदेड़ दिया। इसके बाद वे एक अधूरी इमारत में भाग गए और जियादुओं भोजन की तलाश में बाहर चला गया। वे लॉटरी टिकट के पीछे लिखे नंबरों के अनुसार कोड को तोड़ रहे थे और बाइबल के पन्नों और पंक्तियों को एक एक करके जांच रहे थे। वे अगले भाग में गए और वहां भोजन की तलाश की। उसके बगल में बैठी लड़की ने देखा कि वो सक्रिय दिख रहा है और उसके पास चली गई। जब वे उत्साह से बातें कर रहे थे तो पुलिस की गाड़ियां वहां से गुजरी और जियादुओं भाग गया। ये स्पष्ट था कि उनका ठिकाना खो गया था। गलियारे में बहुत सारे पुलिसकर्मी थे, इसलिए वो सिर्फ खड़ा रह सकता था। उन्होंने जोखिम उठाया, सड़क पर चढ़ गए और पुलिस के आने से ठीक पहले पेंगबन को सूचित किया कि वे सड़क पर भाग रहे हैं। ये गरीबों की प्रतिभा है, लेकिन उनके आसपास बहुत सारी पुलिस है। ये देखते हुए कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, लड़की ने उन्हें बस ढूंढ लिया। वह भूत आग के वर्षों के एक समूह को खोजने के लिए 3 लोगों को ले गया। जब उसने पुलिस को सुना उनका पीछा करते हुए,
किशोरों ने अपने हाथ बढ़ा दिए और उन्हें पुलिस की गोली से बचाकर सुरक्षित भागने में मदद की। कुछ ही देर बाद फ्रेड वहां पहुंचा और उसने देखा कि दीवार पर लिखे डिक्रिप्टेड नंबर एक फोन नंबर थे। राफेल ने पहले ही फोन करके कब्रिस्तान ढूंढ लिया था। पता चला कि हेक्सी ने कब्र में सब कुछ छिपा दिया था। वे बाइबल के मार्गदर्शन के अनुसार 17 नंबर के कब्रिस्तान में पहुंचे। तभी अचानक एक छोटी लड़की दिखाई दी और वह मुड़ा एक दयालु लड़की हो। एक पिता यहाँ मिलने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन वह अपने पिता का इंतजार नहीं कर सकता था। जब वे बात कर रहे थे, फ्रेड भी दौड़कर आया। उसने बाकी दो को पकड़ लिया और राफेल के पास आकर उसे धमकाया कि वह उसे बताए कि वह चीज किस मोड में है। उसने कहा वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे सच बताना था। फुलेड ने उन्हें लकड़ी खोदने का आदेश दिया और जल्द ही ताबूत को बाहर खींच लिया गया। जब उसने इसे खोला तो उसने पाया कि ये बैंक नोट्स और गिल्ड अकाउंट बुक से भरा था। वह इतना घबरा गया था कि उसने ताबूत को बाहर निकाल लिया। खुश, डिप्टी मेयर से कहा कि उसे अकाउंट बुक मिल गई है, लेकिन करोड़ों डॉलर गायब है। जब वो अभी भी अंधेरे में था तो उसे एहसास नहीं हुआ कि लड़की ने चुपचाप उसकी पीठ को छुआ, एक बैग उठाया, गेंद उसके सिर पर दे मारी। लाफाइट ने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसके हाथ लगातार फड़कने लगे। हालांकि वो इतना गुस्से में था कि उसने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह अंत में शांत नहीं हो सका। उसने दूसरे पक्ष को जोर से मुक्का मारा, फिर पैसे लेकर कब्रिस्तान से निकल गया। उन्होंने पैसे वाला बैग कार में रख दिया। वे उस स्थान पर लौट आए जहां वे 10 वर्षों से अधिक समय से रह रहे थे और उनका लक्ष्य यहाँ के गरीबों को ऊपर उठने में मदद करना था। लाफाइट 3 पीढ़ियों के पैसे लेकर पहाड़ की चोटी पर आया और पहाड़ की तलहटी में लाखों नोटों को उड़ा दिया। ये देखकर गरीब लोग अपना काम बंद कर बैंक नोटों को उठाने के लिए दौड़ पड़े। इस समय वे भी चुपचाप पुजारी के कमरे में आकर पिछली बार चुराए गए पैसे डाल दिए। पहले 10 पैसे वापस कर दिए गए और डिप्टी मेयर की गिल्ड अकाउंट बुक छोड़ दी गई। पुजारी और उसके सहायक ने जल्द ही इंटरनेट पर ऐसे बुरे कामों को पोस्ट करने का फैसला किया। लोग एक के बाद एक खबरें देने लगे। अनगिनत नागरिक राफेल और अन्य लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अपनी आखिरी